Good morning students. Today we will start our 8th chapter Mineral and Nutrients in Plant. Last वाले lecture के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अपना 7th chapter जो है वो complete हो चुका था, उसके कुछ points रह रहे थे, कल वाले lecture में अपनों ने complete कर दिए थे, ठीक है। तो आज जो है अपने अपना नया chapter जो है start करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने अब 8th नंबर chapter में पहुंच चुके हैं, मतलब इससे पहले अपने 7 chapter complete हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग जो करवा रहे हैं उसको सीरियस ना लो, नहीं, आप लोगों की 12th है, आप लोग सीरियसली पढ़ो, जितनी वीडियोस पहले करवा रही है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे वैसे रिकॉल करते रहो। बच्चों एक एक पॉइंट्स हैं, ये आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होने लग जाएंगे, उसके बाद में आपको बुक्स उठाने की भी नीड नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से वीडियो को एक बार सुन लोगे, ठीक है। पीछे वाले के साथ साथ करते चलो। अगर आपका कभी सडन टेस्ट भी हो जाता है तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर मिनरल के वजह से जो न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्लांट्स के लिए जो मिनरल्स है किस हद तक जरूरी होते हैं, क्या क्या काम करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट जो है मिनरल के बिना सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बेसिक नीड, ये सब चीजें अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज अपने कुछ इंट्रोडक्शन समझ लो, चाहे कुछ बेसिक समझ लो। आज अपने इस चैप्टर का कुछ बेसिक तैयार करते हैं अपना, फिर अपने धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 या 4 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो अपनी स्टडी करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो बेसिकली प्लांट्स के लिए वो आप किसको कहते हो, या न्यूट्रिशन क्या होता है एक प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जब अपने, तो अपने देखेंगे न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन किन क्लासेस में डिवाइड होता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, विच वन हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर एंड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर उनकी आवश्यकता या जरूरत के अकॉर्डिंग किन किन मिनरल्स की जरूरत होती है, कहाँ तक उनकी कैसे जरूरत होती है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब अपने को पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किस पे डिपेंड करते हैं, फूड पे, न्यूट्रिशन पे, ठीक है। सो बेसिकली उनको अपनी लिविंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए अपने को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की, ठीक है। सो लिविंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए अपने को जिसकी जरूरत होती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। तो दोबारा सुन लो, all living beings or organisms, all living beings or organisms to continue their living process they need the substance from outside which is called nutrition। क्या बोला जाता है उसे, न्यूट्रिशन, यानी कि बाहर से समझ लो प्लांट्स को अपनी लिविंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन। तो क्लियर हो गया व्हाट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं क्लासेस की। जो बेसिकली न्यूट्रिशन जो होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। प्लांट्स डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज और 2 क्लासेस विच इज हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक के बारे में करते हैं अपने सबसे पहले। हेटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए आउटसाइडर्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो खुद अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते, नहीं बना सकते। दीज आर नॉन एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि उनको अपना खाना बनाने के लिए, अपनी लिविंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। दीज आर नॉन एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अपनी बात
एबिलिटी होती है खुद का फूड सिंथेसाइज करने की। सो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उनके अंदर और सबके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स नीड देयर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस करके वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी में एंटर करवा लेते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, वो ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है उसको अपने मिनरल न्यूट्रिशन बोला जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन उनके अंदर बॉडी के अंदर जो अपने सिंथेसाइज करते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है, वो बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो इनको ओवरऑल क्या बोला जाता है, मिनरल न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, मिनरल न्यूट्रिशन। दोबारा सुन लो, द प्लांट्स need their need of organic substance by photosynthesis, most of the inorganic substance from mineral, यानी कि organic substance तो वो किससे synthesize करते हैं, sunlight से, chlorophyll की presence में। inorganic substance किससे मिलता है उनको, from the minerals। किससे मिलता है, minerals। so basically minerals और nutrients जो होते हैं वो उनकी body को continue करने के लिए, उनकी living process को चलाने के लिए help करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी सॉर्स थे, एक साइंटिस्ट आए थे डी सॉर्स, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी 1804 के अंदर। किसमें, 1804 में। ठीक है, उसके बाद में वॉन सैक आए 1860 में। वॉन सैक, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया। कब बताया, 1860 के अंदर इन्होंने थोड़ी सी और डिटेल दी। तो ये दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने को इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेथड ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स, यानी कि जो भी मिनरल वगैरह जरूरत है बॉडी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको अपने डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे थे, मेथड ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट के बेसिस पे उनको कितनी जरूरत होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इसके अंदर अपने 3 टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में कंटिन्यू करना है, मतलब कि इसके अंदर अपने जो 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इनके अंदर अपने डिटेल में जान लेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपने क्या कंक्लूजन निकाला और उससे अपने को क्या फायदा या बेनिफिट मिला है, ओवरऑल प्लांट्स के अंदर किस किस टाइप की न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है अपना एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। देखो प्लांट ऐश, ऐश का मतलब आपको पता होगा बेसिकली राख को बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि अपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनके बेसिस पे प्लांट की जो ऐश होती है यानी कि राख होती है उसके बेसिस पे अपने को पता चल जाएगा कि किस न्यूट्रिएंट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट की जो सॉइल होती है, प्लांट की सॉइल होती है उसको अप टू 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, अप टू सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, किसमें, ओवन में या माइक्रोवेव में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब अपने किसी सॉइल को 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे उसमें से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद मतलब कि उसमें से जो मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ वही बचेंगे, यानी कि जो उसका वेट सब्सटेंस होगा यानी मॉइस्चर होगा वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। अपने को पता है कि 70 to 80 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है, अगर प्लांट्स को 70 to 80 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तो उसमें से मॉइस्चर जो है वो सारा, नमी जो है सारी गायब हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। सो इसके बाद में जो प्लांट्स के अंदर सॉइल के अंदर जो बचेगा वो मिनरल बचेंगे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बचेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 70 to 80 डिग्री के बाद जो पानी इवेपोरेट हो गया उसके बाद में जो रेस्ट अमाउंट बची है, रेस्ट अमाउंट ऑफ सॉइल, उसको अपने क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ड्राई वेट ऑफ प्लांट। अब आप लोग सोच रहे हो कि नई टर्म बता दी, ड्राई वेट ऑफ प्लांट। ड्राई वेट ऑफ प्लांट कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी आपकी टर्म्स के अंदर यूज होती है। ड्राई वेट ऑफ प्लांट क्या होता है, जब किसी प्लांट के अंदर से मॉइस्चर सारा का सारा गायब हो जाता है तो उस वेट को बची हुई जो भी मटेरियल बचता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्राई वेट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब अपने इसके बाद में जो सॉइल बची है, अब इसके बाद में जो सॉइल अमाउंट बची है उसका अपने क्या करेंगे, उसके बारे में
सारी इवेपोरेट हो गई, गायब हो गई, क्या हो गई यहाँ से बाहर निकल गई, सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचे। क्या बचे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर अपने को जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे सिर्फ वही जो सॉइल के अंदर रेस्ट बचे, बाकी सब इवेपोरेट हो गए। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड्स में थोड़ी बहुत भी जिसमें मॉइस्चर रह गया था वो सारे एसिड्स वगैरह CO2 कुछ गैसेस थी H2N2 ये सब इसमें से बाहर निकल गए। ठीक है, और बचा क्या सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। क्लियर है, ये सब अपने को बच गया इसमें से। आगे अपने देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। फिर इसको अपने क्या बोला, जो ये बचा हुआ रेस्ट मटेरियल था इसको अपने बोल दिया प्लांट ऐश, यानी कि प्लांट की राख। क्या बच गया इसमें? प्लांट ऐश। ठीक है, इट मेनली हैज नॉन वोलेटाइल मिनरल सब्सटेंस। इसमें अब क्या बचेंगे? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब और नॉन वोलेटाइल का मतलब पता है आपको? वोलेटाइल में कुछ ना कुछ नमी प्रेजेंट होती है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। नॉन वोलेटाइल के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर या नमी की कोई नामो निशान नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इसके अंदर बच गए, इसको उन्होंने क्या बोल दिया? प्लांट ऐश। क्या बोला उन्होंने इसको? प्लांट ऐश। इट मेनली हैज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब देखो इस जो प्रोसेस है, इस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है, इससे अपने को ये तो पता नहीं चल रहा कि किस न्यूट्रिएंट्स की अपने को कहाँ पे कितनी जरूरत है। अपने को तो सिर्फ इतना ही पता चला है ना कि प्लांट के अंदर कौन कौन से कितने अमाउंट में मिनरल या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अपने को अभी तक ये नहीं पता चला इस एक्सपेरिमेंट से, प्लांट ऐश एक्सपेरिमेंट से, कि अगर ये मिनरल या न्यूट्रिएंट्स बचे हैं तो इनका काम क्या है। समझ आ गया आपको? यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो अपने को सिर्फ इतना नहीं पता चला है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, आपने कहाँ पे किसको कितनी डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो अपने को क्या मिला। क्लियर है? इसको अपने जानने के लिए अपने सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट वाला। क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब देखो सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करना है अपने को? मिट्टी लेनी है। क्या करना है? अपने को सॉइल लेनी है, उसको क्या करना है? HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वॉश करना है। अब आपको पता है कि उन्होंने अगर किसी सॉइल पे एसिड डाला तो उसके अंदर से क्या होगा? जितने मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वो सब खत्म। तो वो सॉइल बचेगी वो कैसी होगी? विदाउट मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वो सॉइल थी जो HCl से कंप्लीटली वॉश्ड आउट थी, उसके बाद में उसको पानी से दोबारा वॉश किया। वो पानी को यूज किया, उसके अंदर कुछ मिनरल्स की अमाउंट थी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट प्रेजेंट थी। ठीक है, ठीक उस जो मिनरल या पानी के साथ उन्होंने सॉइल को वॉश किया, उसके अंदर कुछ अमाउंट में मिनरल या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। पहले तो उन्होंने HCl से वॉश किया कंप्लीटली, वो क्या होगी? स्टेराइल टाइप। स्टेराइल मतलब उसके अंदर कोई भी प्लांट नहीं कल्चर कर सकता। उसके बाद में जब उन्होंने वाटर से उसको वॉश किया तो उसके अंदर क्या कुछ अमाउंट में मिनरल और वाटर वगैरह के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए। ठीक है, अब अपने देखो देयर इज आफ्टर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट कुछ प्लांट्स ग्रो हुए इसमें। जब उन्होंने उसको पानी से एक बार वॉश कर दिया उसके बाद उसके अंदर कुछ प्लांट्स जो थे ग्रो करने स्टार्ट किए। उसमें से क्या थे? कुछ तो कंट्रोल प्लांट्स बोले, कुछ इनकंट्रोल थे। अब कंट्रोल और इनकंट्रोल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कंट्रोल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या थे? ऑल न्यूट्रिएंट्स जो थे उसमें डिसॉल्व फॉर्म में थे। क्या थे? वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में थे। यानी जो कंट्रोल प्लांट्स उग रहे हैं, कल्चर हो रहे हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो प्रॉपर अमाउंट में जितने उसको चाहिए वो प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इनकंट्रोल टाइप के प्लांट्स थे, यानी कि पहले कौन से आगे इसमें उन्होंने बोल दिया कंट्रोल, दूसरे इनकंट्रोल। पहले कंट्रोल वाले थे यानी मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब प्रॉपर अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है। इनकंट्रोल टाइप के प्लांट्स जो थे उनके अंदर क्या था? इनकंट्रोल को इसलिए बोला ये प्लांट्स एक्सपेरिमेंटल टाइप थे। एक्सपेरिमेंटल समझते हो ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल यानी जो प्लांट्स अपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लैबोरेटरीज के अंदर रखे हुए हैं, अपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसके अंदर मिनरल्स ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, जिससे अपने को पता चले कि उस प्लांट के अंदर कितने मिनरल की अमाउंट कहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर कोई मिनरल की कमी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या लाभ या हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस हो सकता है प्लांट को। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोला? इनकंट्रोल टाइप के या एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ प्लांट्स। सिंपल सी बात है, इनकंट्रोल मतलब एक तो कंडीशन है जिसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिनरल सब प्रोवाइड हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन है
कल्चर लैबोरेटरीज के अंदर रखा है और अपनी मर्जी से उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिनरल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर प्लांट को पोटेशियम की नीड है तो अपने पोटेशियम दे रहे हैं, अगर ज़रूरत है जहाँ पे वहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, पता करने के लिए कि कौन सा मिनरल कौन सा न्यूट्रिएंट उसको कहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन सा वहाँ पे उसको लॉस कर रहा है। सो बेसिकली इससे अपने को क्या पता, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि ये जो मिनरल इनकी कहाँ पे क्या ज़रूरत है, प्लांट में कहाँ पे वो जाके क्या अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपने क्या बोल दिया, जो इन कंप्लीट टाइप के इन कंट्रोल टाइप के प्लांट उसको अपन बोलते हैं डेफिशिएंट टाइप ऑफ प्लांट, डेफिशिएंट टाइप ऑफ प्लांट। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सिंपल सी बात है, आपको भी पता चल गया होगा डेफिशिएंट टाइप का क्यों बोला, क्योंकि अंदर इसके अंदर अपने प्रॉपर अमाउंट में कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉपर अमाउंट में कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि अपनों ने ऑब्जर्वेशन की, अपने ने प्लांट के अंदर कुछ मिनरल डाल दिए, कुछ न्यूट्रिएंट डाल दिए। ठीक है, फिर अपनों ने देखा कि क्या उसमें ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या कहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, कहाँ पे उसकी ग्रोथ रुक रही है। फिर अपनों ने अपनी मर्जी से कोई ना कोई और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, यानी मिनरल या न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उसमें किसी ना किसी टाइप की कमी हो जाती है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट टाइप ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट अपने इस थ्योरी से आपको पता चल गया, जो कि सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट से क्लियर पता चल गया अपने को कि इसके अंदर अपने कंट्रोल किसको बोला, इन कंट्रोल किसको बोला और क्या क्या बेनिफिट्स शो हो रहे हैं। सो स्टार्टिंग से सुन लो। सबसे पहले अपने क्या किया था, इसके अंदर HCl से सैंड को वॉश किया, फिर उन्होंने कुछ मिनरल वगैरह वाले पानी से दोबारा सॉइल को वॉश किया और ड्राई किया। फिर उसके अंदर उन्होंने कुछ प्लांट्स ग्रो करवाए, कल्चर करवाए, कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में थे, फिर कुछ अपने प्लांट्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कंडीशंस में रखे जो इन कंट्रोल टाइप के। उससे अपने को पता चल गया किसमें कहाँ किस न्यूट्रिएंट की नीड थी, वहां पे अपने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, इस मेथड के अंदर अपने ये जो एक्सपेरिमेंटल टाइप के प्लांट्स है ना, इनके साथ एक प्रोसेस और करवा सकते हैं जिसको अपने वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। अब इसके अंदर अपने को क्या बेनिफिट हुआ प्लांट्स को रखने का। वर्मी कल्चर के बारे में आपने सुना होगा कि जो खेत वगैरह के अंदर बेसिकली या जो मिट्टी वगैरह होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर छोटे छोटे वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो मिट्टी को कंटिन्यूसली फर्टाइल बनाते रहते हैं। ठीक है, क्या बनाते रहते हैं, फर्टाइल। तो अपनों ने क्या किया, इन प्लांट्स को उस मीडियम में प्रोवाइड करवा दिया, वर्मी कल्चर टाइप का मीडियम, और उसके अंदर जो प्लांट्स थे ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर उन कंडीशंस को एब्जॉर्व किया कि इस कंडीशन में रखने के बाद प्लांट में क्या डिफरेंस आए और इस कंडीशन में रखने के बाद प्लांट में क्या डिफरेंस आए। तो वर्मी कल्चर के अंदर अपनों ने प्लांट को ग्रो करवाया। ठीक है, उसके अंदर अपने को पता चल गया कि कौन सा केमिकली इनर्ट है। अब देखो जो वर्मी कल्चर टाइप के प्लांट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं केमिकल नेचर को सारा खत्म कर देते हैं, यानी कि जो उसको हार्म करने वाले होते हैं या जो उसको प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, केमिकली इनर्ट कर देते हैं। सो इसकी वजह से अपने को प्लांट को काफी बेनिफिट मिला। ठीक है, अब जो प्लांट के अंदर इस प्रोसेस को अपने ने करवाया तो इसको वर्मी पुल्पोनिक्स बोला जाता है, वर्मी पुल्पोनिक्स। ठीक है, आपको दोबारा सुनो, वर्मी कल्चर के अंदर प्लांट जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं केमिकली इनर्ट कर देते हैं, अच्छी अमाउंट में सॉइल में इसको अच्छी सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है जिससे प्लांट को फायदा होता है। सो इस प्रोसेस को क्या बोला, वर्मी पुल्पोनिक्स। ठीक है, सो सेकंड थ्योरी भी अपनी क्लियर होगी। थर्ड अपने वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। एक थ्योरी और आई थी, वैसे तो सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर लगभग अपने को पता चल गया, पर थर्ड एक थ्योरी और है उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, ये जो मेथड था सैंड सॉइल का, दे आर नॉट यूज्ड इन दिस मेथड, यानी कि इसके अंदर ना सैंड का यूज किया जाता है ना सॉइल का यूज किया जाता है, इसके अंदर सिर्फ पानी का यूज किया जाता है जिसमें कुछ मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को रख देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर प्लांट्स को रख देते हैं। ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये उसकी कुछ लीव्स हैं और अपने एक प्लांट को इसके अंदर से ग्रो करवा दिया। ठीक है, ग्रो करवाने के बाद में यहाँ पे जो मीडियम उन्होंने दिया ये क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट नहीं थी। तो अपनों ने क्या किया, साइड से एक इक्विपमेंट लगा के यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी स्टार्ट की। क्या की, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी स्टार्ट की। ठीक है, तो रूट्स को यहाँ से ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हुई पानी के अंदर। तो इस टाइप के अपनों ने मीडियम
न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से जरूरी होते हैं, कौन से अपने लिए जरूरी, प्लांट के लिए जरूरी नहीं होते। ठीक है, तो इसका थोड़ा बेसिक्स सुन लो। ओवरऑल 60 एलिमेंट्स आते हैं, 105 यानी 105 एलिमेंट्स जो होते हैं ओवरऑल अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 60 प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 17 ऐसे होते हैं यानी 17 एलिमेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। बाकी रेस्ट होते हैं जो उनको नॉन